नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्पीच को। एक पैरालिसिस पेशेंट में जब स्पीच की बोलने में दिक्कत आ रही होती है तो वो दिक्कत किस किस तरह की हो सकती है, कहाँ पर हो सकती है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो उसे ट्रीट करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट की स्पीच नहीं होती तो पेशेंट के घर वाले कह रहे होते हैं कि इसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, इसे स्पीच थेरेपी दिलवाएं ना दिलवाएं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होते हैं। तो हमें पहले इवेल्युएट करना पड़ता है सेल्फ भी और डॉक्टर के थ्रू भी कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। अब हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक स्पीच सेंटर होता है जो हमारी आवाज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, शब्दों को बना रहा होता है। अगर ये लाइट है, ये कैमरा है, ये मुझे पता है, मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि इस चीज़ को, ये जो काली चीज़ है जिसके आगे एक लेंस लगा हुआ है, इसे कैमरा कहते हैं। ये चमकती हुई चीज़ को लाइट कहते हैं। ये मेरा ब्रेन बता रहा है। अगर मेरे ब्रेन को नुकसान हो जाए और मुझे ये दिखे कि चीज़ लाइट जल रही है बट इसे बोलते क्या है, तो ये मेरी ब्रेन की दिक्कत है कि मैं चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा। और जब मैं किसी चीज़ को पहचान नहीं पा रहा तो मैं उसका नाम नहीं दे पा रहा और मुझे नहीं पता इसे कैसे बोला जाएगा। ऐसे पेशेंट कुछ वर्ड जो सिखाए जाते हैं वो बोल लेते हैं। जैसे उनको अपने बेटे से मिलवाओगे कि इसका नाम राहुल है तो राहुल को बुला लेंगे। राहुल पूछेगा कि मेरा नाम क्या है, वो बोलेंगे राहुल। बट वो कभी भी खुद ब खुद राहुल को वो नहीं बुलाएंगे कि राहुल मुझे पानी चाहिए, वो नहीं कर पाते। वो करते रह जाएंगे, उसको डिस्क्राइब कर देंगे, बट उसका नाम क्या है लाइट का, इसे लाइट बुलाते हैं, ये कहना उनके लिए मुश्किल होगा। हम पूछेंगे ये लाइट है, हाँ, बट जब उनसे पूछेंगे ये क्या है, वो आंसर नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत ब्रेन के अंदर है। दूसरी दिक्कत क्या होती है जो हम देखते हैं, वहां पर पेशेंट आवाज निकालने की कोशिश करता है। जैसे एक नाम हम लेते हैं, वो है हर्षा। तो पेशेंट की मुंह से आवाज आएगी हा हा। पेशेंट ने क्या बोला, पेशेंट ने क्या बोला था, हर्षा, बट अंदर से आवाज आई हा हा। ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हवा, हमारे लंग से जब हवा निकलती है तो हवा की जो मॉड्यूलेशन है वो तो ठीक है, क्योंकि हा और हर्षा में हम अपने लंग्स में से हवा तो सेम निकालते हैं, बट फर्क क्या होता है कि हमारी जो टंग की मूवमेंट है वो हा में नहीं हो रही, बट हर्षा में क्या हो रहा है कि मैं टंग को रोल कर रहा हूं, कभी वो मेरे टीथ को टच कर रही है, कभी मेरे ऊपर पैलेट को टच कर रही है और उससे एक नई साउंड, एक परफेक्ट साउंड क्रिएट हो पा रही है। बट जब मैं सिर्फ हा कर रहा हूं तो मेरी टंग की मूवमेंट नहीं हो रही। तो ये हमने इवेल्युएट करना पड़ता है कि पेशेंट को वो नाम पता है या नहीं पता। अगर वो हा कर रहा है, हमें पता है कि वो हर्षा बोलना चाहता है और हमें काफी हद तक वो समझ में भी आ रहा है, पर टंग की मूवमेंट नहीं। ऐसे केसेस के अंदर हमें पेशेंट को स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टंग की मूवमेंट करने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है। जब हमने हर्षा बोला था तो हमारी टंग आगे पीछे हिली थी, टीथ पे लगी थी, पैलेट पे लगी थी, बट वो पेशेंट नहीं कर पा रहा। तो उसको वो करवाने के लिए हमें एक एक वर्ड पर काम करना पड़ता है। जैसे जब हम क बोलते हैं तो क कहाँ से बोल रहे हैं, क हम गले के पीछे से बोल रहे होते हैं, क ख घ घ, यहाँ पे टंग बिल्कुल मूव नहीं की। बट जब च छ द न बोलते हैं तो हर बार हमारी जो टंग है वो टीथ को टच कर रही होती है। और जब हम त थ ध न बोलते हैं तो क्या होता है कि टंग जो है वो ऊपर पैलेट को टच कर रही होती है। तो ये जो कंट्रोल है हमारी टंग का साउंड बनाने में, ये सीखने के लिए स्पीच थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो काफ़ी हद तक समझ गए कि 3 मेजर ऑर्गन हो गए जो हमारी स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं। पहला है ब्रेन, की चीज़ों का हमें पता है या नहीं पता कि इसे बोलना क्या है। दूसरा है हमारे लंग्स कि वो इस तरह से साउंड को, हवा को क्रिएट कर पाए। और तीसरी चीज़ है हमारी टंग, जो इसको साउंड को काफ़ी हद तक परफेक्ट करती है। एक और चीज़ होती है जो स्पीच को कंट्रोल करती है, वो है हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो होता है वो मसल्स का बना हुआ होता है। अब ये जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है, इसी से हम आवाज़ को पतली और भारी कर लेते हैं। जैसे अगर एक लड़का लड़की की आवाज़ में गाना चाहे तो वो गा सकता है, और एक लड़की अगर लड़की की आवाज़ में गाना चाहे, आवाज़ मोटी करना चाहे तो वो मोटी कर सकते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये हमारे दांत से, मुंह से, होठों से तो हो नहीं रहा, ये होता है गले से। तो ये 3-4 ऑर्गन्स हैं जो आपस में मिलकर स्पीच को क्रिएट कर रहे होते हैं, और इनका ठीक से काम करना आवाज़ को साफ करने के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैरालिसिस का पेशेंट है तो हमें क्या करना है और उसमें आराम आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं किन किन पेशेंट में हमें आराम देखने को मिलता है और किन पेशेंट में आराम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर पेशेंट मान लो कि कोई भी शब्द क्लियर नहीं बोल पाता और उसकी किसी भी तरीके से हमें समझ में नहीं आती, जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम क्या है, न न न न न न न, हमने पूछा खाना खाओगे, न न न न न न। जब पेशेंट सिर्फ इतनी ही साउंड निकाल पा रहा है और हर किसी चीज का आंसर वो एक ही साउंड में दे रहा है, तो इस कंडीशन को
हम ट्रीट करना मुश्किल मानते हैं। रीज़न क्या है कि इसमें स्पीच को लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें काफ़ी हद तक ये नहीं पता लग रहा होता कि प्रॉब्लम आखिर में है किस जगह पर। ब्रेन पे है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में है, इसको बोलना क्या है, या फिर वॉइस बॉक्स में दिक्कत है, या फिर टंग की मूवमेंट में दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा होता। तो ऐसे पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं, अगर हम पेशेंट को पहले महीने में, दूसरे तीसरे महीने में एक-एक शब्द बोलना भी शुरू कर दें, जैसे वो पहले र र र र कर रहा था, अब वो बोलता है खाना, पानी दे दो, चलो हटो यहाँ से, गुस्से में बोल जाता है, तो ऐसे पेशेंट में रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो आपने देखना है कि चाहे वो वर्ड नॉर्मल बात ना कर पा रहे हो, बट वो गुस्से में बोल जाते हो, गाली दे जाते हो, अगर वो गाली भी दे रहे हैं ना किसी अपने घर वाले को गुस्से में आकर, तो ऐसे पेशेंट को ठीक करना आसान होता है। मगर अगर गुस्से के अंदर भी पेशेंट कुछ नहीं बोल पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, कोई शब्द नहीं बोल पा रहा, ऐसे पेशेंट को ठीक करना मुश्किल होता है। एक और चीज़ होती है जो कि हमें स्पीच के पेशेंट में देखने को मिलती है, वो कि उनके लिए बोलना मुश्किल होता है, बट गाना बहुत आसान होता है, गाना बहुत अच्छे गुनगुना लेते हैं, किशोर कुमार के, लता मंगेशकर के। तो ऐसे पेशेंट में भी हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है, और स्पीच बहुत आराम से, बहुत स्पीड से आती है अगर उसने आना होता है तो। अगर स्पीच ने नहीं आना होता, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप पेशेंट को नहीं बुलवा सकते। तो आपको थोड़ा सा फेथ दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि चलो ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कंडीशन इससे खराब तो हो ही नहीं सकती। तो पहली चीज हमें ये करनी पड़ती है। अब हमने ये बात कर ली कि किन पेशेंट को आराम नहीं आता। अगर पेशेंट गुस्से में या फिर गाने में कुछ बोल जाता है, हटो, चलो, खाना, पानी दे दो, चलो, सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड बोल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये सारी के सारे केसेस में आवाज़ पूरी तरह से वापस आ जाती है, क्योंकि उसको अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना आसान होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम बहुत अच्छा लेके चलते हैं, और हमें पहले 2-3 महीने में ही स्पीच काफ़ी हद तक क्लियर देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं स्पीच थेरेपी के ऊपर कि हमें स्पीच थेरेपी करनी, घर पे करनी है, तो हम इसको क्या मेथड को यूज़ करें। तो आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि क में हम आवाज़ ऐसे निकालते हैं, च में ऐसे निकालते हैं, ढ में ऐसे निकालते हैं। तो आप एक काम कीजिए, एक हिंदी का जो अक्षर वाला चार्ट होता है ना, वर्ण चार्ट होता है, उसको घर पे ले आइए। जब हम क वक्त बोलना शुरू करते हैं, जो पहली लाइन है क वक्त, जैसे करते हैं क ख घ घ ना, ये सारी की सारी ना एक साथ चलने, एक तरह से सिमिलर साउंड करने वाले साउंड्स होती हैं, तो ये आराम से निकल जाइए, च छ झ, ये सारी की सारी सेम निकलने वाली हैं। तो ये हिंदी का जो वर्क होता है, चार्ट होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी पेशेंट को, खासकर एक इंडियन पेशेंट को ठीक करने में, क्योंकि साउंड की जो किस तरह से निकाली जाए, उस हिसाब से हिंदी के वर्क बना हुआ है, जो अक्षर वर्क बना हुआ है। तो इसको आप यूज़ कीजिए, पेशेंट को डेली प्रैक्टिस करवाइए कि जब तक वो क ना बोले तो ख पे नहीं जाना, ख ना बोले तो ग पे नहीं जाना। तो इस तरह से क्या होता है कि पेशेंट की जो एक पर्टिकुलर साउंड को निकालने की जो चीज़ है, वो परफेक्शन में आनी शुरू हो जाती है। पहले वो एक एक सिंगल सिंगल अक्षर बोलेगा, फिर दो दो अक्षर के वो वर्ड बोलेगा, हट, चलो, हटो, खाना, फिर वो अक्षरों को आपस में मिला के वो 2-3 लाइन का, 2-3 वर्ड का बोलेगा, यहाँ से हटो, मुझको नहीं जाना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू करेगा। उसके बाद जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स तरीके से नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, इस तरह से भी वो जो चीज़ होती है वो डेवलप हो जाती है। टाइम ज़रूर लगता है इन चीज़ों के अंदर, बट हमें मेहनत करते रहना पड़ता है। जब हम कंटिन्यूसली अपने पेशेंट पे मेहनत करते रहते हैं और उनकी जो कमियां हैं उनको ढंग से इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब हमें दिक्कत पता है। और जब हमें दिक्कत पता होती है, तो हमें पता है कि हमने कहाँ पर उस पर अटैक करना है, कहाँ पर हमने वर्क करना है, कहाँ पर हमने इसको टाइम देना है। क्योंकि जब पेशेंट हुआ था, तो हम पहले बहुत अच्छा टाइम दे रहे होते हैं, हम पूरा दिन लगे रहते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है कि हम हार मानना शुरू कर देते हैं। पेशेंट पे जो एफर्ट डाल रहे होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। कोई बोल देता है कि पेशेंट की कंडीशन तो ऐसी ही रहेगी, वहाँ पर हम हार मान के पेशेंट को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। पेशेंट के पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए जब तक वो अपने लायक ना हो जाए, अपने चलने लायक हो जाए, बोलने लायक हो जाए, हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाए कि अब आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, पेशेंट अपने आप मेहनत कर लेगा। तब तक पेशेंट के पीछे हाथ धोकर आप सभी को पड़ना चाहिए। पेशेंट को कभी भी बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की अगर रेस्ट ज़्यादा करता है तो मसल्स में स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज अगर वो हैवी कर ले तो स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। पेशेंट अगर जिम चला जाए और हैवी एक्सरसाइज कोई गलती से करवा दे तो दिक्कत हो जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट अगर फिजियोथेरेपी
बहुत हार्ड तरीके से करवा दे, जो लगा करवा दे, तो स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो आपको पहले कुछ टाइम में, पहले जो 6 महीने होते हैं पैरालिसिस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम के अंदर पेशेंट की मैक्सिमम रिकवरी करने के लिए मैक्सिमम एक्सरसाइज, मैक्सिमम एफर्ट्स डलवाने चाहिए और खुद भी डालने चाहिए। आप एक्सरसाइज कम करें, फिजियोथेरेपी से कम करवाएं, पेशेंट से ज़्यादा बोलेंगे अपनी तरफ से कोशिश करें, तो ऐसी कोशिशें ज़्यादा कामयाब होती हैं इन कंपैरेटिव टू कि आप उसकी हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं। हिला सकता है बट फिर भी आप करवा रहे हैं, आप इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपने फिजियोथेरेपिस्ट को करवाते हुए देखा था। मत कीजिएगा। आप पेशेंट को बोलिए कि अपने हाथ से चीज़ों को उठाने की कोशिश कीजिए, पैर से चलने की कोशिश कीजिए, कि जितनी वो अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा, उसका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन जब काम कर रहा होता है तो ब्रेन अपने काम में कमियों को देख लेता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, मैं उंगलियों को हिला नहीं पा रहा। जब वो खुद काम कर रहा है तो उसे वो ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर आप करोगे तो आपका ब्रेन उसको इवैल्यूएट करेगा और वो अपने में चेंजेस करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। आप ठीक हो बट हमें पेशेंट में चाहिए। तो पेशेंट के खुद के एफर्ट डालना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेयर टू क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट डालें या फिर आप लोग डालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से स्पीच थेरेपी को लेकर थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि स्पीच आनी है, नहीं आनी है, किन केसेस में आती, किन केसेस में नहीं आती। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं और हम मिलकर इस पेशेंट को बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।